हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता की तरफ। तो जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मॉडर्नाइजेशन, तो दिमाग में आज 21st सेंचुरी आ रही होगी आपके। ठीक है, अब देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है। इस पूरे वीडियो में हम मॉडर्नाइजेशन जो है उसको 19th सेंचुरी या आप कह दो कि 17th, 18th, 19th सेंचुरी के टर्म्स में समझेंगे। पूरा 17th, 18th, 19th सेंचुरी से लेंगे कि कौन कौन से ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की वजह से सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस हुए हों। ऐसे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस जिन्होंने पूरी तरीके से दुनिया को बदल दिया। ठीक है, इसीलिए जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ही नाम है पूरा टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकता की तरफ। अब आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो पूरी तरीके से किस पे है, ये इंट्रोडक्शन पे है। आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं मैं इसमें। पूरा जो चैप्टर है इसका ओवरव्यू है, जिसमें मैं आपसे आगे के 3 जो चैप्टर्स हैं, या मैं कह दूं जो ये सेक्शन है हमारा टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, इस सेक्शन में आगे के जो 3 चैप्टर्स हैं आपके, इन 3 चैप्टर्स का ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। क्लियर है? अच्छा, अब जब मॉडर्नाइजेशन शब्द का मैंने आपसे आपके लिए इस्तेमाल किया, तो मॉडर्नाइजेशन शब्द आते ही दिमाग में क्या चीज़ आ जाती है। हम देखते हैं कि आज 21st सेंचुरी में जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसेंट एम्यूनिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वही चीज़ आपको लगती है कि मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि आप जिस ज़माने में हैं उसी ज़माने से आप मॉडर्नाइजेशन का मतलब निकालेंगे, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आधुनिकता का साफ साफ मतलब है भाई जिस समय हम हैं और जो हमें हमारे चारों तरफ डेवलपमेंट दिख रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिख रहा है, वही हमारे लिए क्या है, वही हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की जो डेफिनेशन है, आधुनिकता की जो परिभाषा है, उसको आप जब समझोगे तो आज के कंटेक्स्ट में डेफिनेटली ये मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। लेकिन आज से 200-300 साल पहले मॉडर्नाइजेशन उस जमाने के लोगों के हिसाब से रहा होगा ना। अगर स्टीम इंजन बना था, ठीक है, तो उस जमाने में स्टीम इंजन एक एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी। आज के डेट में आपके पास उससे भी कहीं ज़्यादा रिसेंट टेक्नोलॉजी है। अगर प्रिंटिंग प्रेस बना था, तो प्रिंटिंग प्रेस जब बना तो उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, और अभी प्रिंटिंग में कितने एडवांसमेंट हो गए। इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझना होगा कि कैसे कैसे जीवन जो है, जो लाइफ पैटर्न है, वो लोगों का चेंज हुआ, और एक मॉडर्नाइजेशन से दूसरे मॉडर्नाइजेशन, दूसरे मॉडर्नाइजेशन से तीसरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग बढ़ते चले गए। यानी सीरीज ऑफ जो इवेंट्स हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स किस तरीके से आगे जाके सोसाइटी को, ठीक है, आगे जाके पॉलिटिकल सिस्टम को, आगे जाके इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी को चेंज करने वाले हैं। इसीलिए ये पूरा जो चैप्टर है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ये आपको एक इनसाइट देगा, आपको एक विजन देगा कि दुनिया कैसे बदली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में जाने के पहले थोड़ा सा पीछे का रिलेट कर लेना बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस दौर से किस दौर में जा रहे हैं। तो देखो, आपने प्रीवियस चैप्टर में 3 चीजें बेसिकली पढ़ी अभी तक। ठीक है, एक तो फ्यूडलिज्म पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जो यूरोप है, ये यूरोप जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, एक आपका फर्स्ट ऑर्डर था, सेकेंड ऑर्डर था और थर्ड ऑर्डर था। ठीक है, क्लर्जी, पोप, बिशप, ठीक है, नोबल्स और लॉर्ड्स, नोबल्स और लॉर्ड्स, नोबल्स, और तीसरा जो था ये कॉमन लोगों का ग्रुप था। सामंतवादी व्यवस्था या फ्यूडलिज्म की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझा। इसी नोबल या आप कह दो जो फ्यूडल वाला सिस्टम है, इसी फ्यूडलिज्म के सिस्टम से हमारा क्या हुआ, रेनेसांस कनेक्ट हुआ। जब फ्यूडलिज्म अपने पीक पे गया और
शुरुआत में यूरोप में जो कंडीशंस थी वो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस थी, जो भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस थी। अब वो सारा डिटेल में इस चैप्टर में तो नहीं होगा, आपको बस रिकॉल करना है ताकि आप समझो कि परिवर्तन हो कैसे रहे हैं। रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही हो, चाहे वो सोशल डिसइंटीग्रेशन रहा हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हों, क्लाइमेटिक चैलेंजेस रहे हों, इन्होंने फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फ्यूडलिज्म ने सोसाइटी की ग्रोथ को रोक दिया। फ्यूडलिज्म ने सोसाइटी की ग्रोथ को रोक दिया। यूरोप का ज्यादातर जो हिस्सा था वो पुराने पैटर्न पर चल रहा था और वो पुराना पैटर्न सोसाइटी के इस ग्रोथ को एक तरीके से हैम्पर करके रखे हुए था। लेकिन इसी दौरान यूरोप में थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हुई और इन कंडीशंस की वजह से यूरोप में क्या हुआ, ट्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। ट्रेड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा जब, तो इसी ट्रेड की बदौलत लोगों के कॉन्टैक्ट्स बढ़े, उन जगहों की तरफ वेस्टर्न यूरोप के लोग गए जिन जगहों से उनका पुराना नाता था, ठीक है। रोम और ग्रीक्स की याद आई इन्हें और यहीं से रेनेसांस शुरू हुआ, पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन को आप कह सकते हैं। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन ही क्यों, इसमें सोशल चेंजेस तो थे ही, सोशल चेंजेस के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस के अलावा इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस के अलावा साइंटिफिक चेंजेस, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, ठीक है। लिटरेचर के फील्ड में चेंजेस, लगभग हर एक जो क्षेत्र था वो इसको टच करता रहा, या रेनेसांस जो है, पुनर्जागरण जो है, इसको टच करता रहा। इन सारे फील्ड्स में जो चेंजेस हैं, बड़े लेवल पर जो परिवर्तन है, इन बड़े लेवल के परिवर्तनों ने क्या किया, लोगों को और ट्रेड करने के लिए मोटिवेट किया, ठीक है। सोसाइटी में अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ, नया सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ये नया सोशल स्ट्रक्चर जो था वो मिडिल क्लास का था, ठीक है। इस मिडिल क्लास ने राजाओं को भी सपोर्ट किया। पॉलिटिकल सिस्टम फ्यूडल की बजाय अब क्या हुआ, सेंट्रलाइज होना शुरू हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम सेंट्रलाइज होना शुरू हो गया। इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे अब और बूस्ट हो रही थी, क्लियर है। जब बूस्ट हो रही थी तो उससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, उस प्रोडक्टिविटी ने दोनों फील्ड, साइंस और लिटरेचर की ग्रोथ में हेल्प किया। प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट और किताबों का जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना, ये सारा कुछ शुरू हुआ। और विज्ञान में भी बहुत सारी प्रगति हुई। ये आपने देखा, कोपरनिकस हैं, केपलर हैं, न्यूटन हैं, है ना, गैलीलियो हैं, न्यूटन हैं, इन सब लोगों ने साइंस में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। चलो, और इसी के साथ में फिर क्या हुआ, जब ये इतने बड़े लेवल पर प्रोग्रेस हो गई, इसी दौरान यूरोप में फिर से कुछ चेंजेस हुए। ये चेंजेस ऐसे थे जिन्होंने इस व्यवस्था को एक बार फिर से चैलेंज किया। कौन सा, यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आई। ये इकोनॉमिक क्राइसिस की जो सिचुएशन आई, ये बेसिकली इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खेती का जो पैटर्न था, एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था, वो वापस से डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे थे उनकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही थी, क्लियर है। अच्छा, इसी दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगी, क्यों, क्योंकि कई जगहों पर जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसके माइंस भी खत्म हो रहे थे। साथ ही इस ज़माने में यूरोप में कुछ डिजीजेस जो है ना, वो स्प्रेड होनी शुरू हो गई। जैसे ब्लैक डेथ का नाम सुना है आपने, तो ब्लैक डेथ जब फैलेगी, प्लेग, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। अब यूरोपियंस को जो है वो ट्रेड को रिवाइव करना था आपने, और फिर आपने क्या पढ़ा, जब यूरोपियंस ट्रेड को रिवाइव करने के लिए दूसरे देशों की यात्राओं में निकलेंगे, दूसरे देश की यात्रा करने के लिए निकलेंगे, तो उनका दूसरे देश के ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ जिनसे उनकी मुलाकात पहले नहीं हुई थी, ठीक है। ये कौन लोग थे, ये लोग थे अमेरिकन्स। तो यूरोप का अमेरिकन लोगों के साथ में एनकाउंटर हुआ, और जब यूरोप का अमेरिकन लोगों के साथ में एनकाउंटर हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से जो नेटिव ट्राइब्स थी अमेरिका की, एज़टेक्स के बारे में पढ़ा आपने, मायंस के बारे में पढ़ा आपने, इंकास के बारे में पढ़ा आपने, अरावाक्स के बारे में पढ़ा आपने, इनको यूरोपियंस लोगों ने धीरे धीरे जीत लिया और इन्हें अपनी कॉलोनीज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और पूरा अमेरिका कॉलोनाइज हो गया। अमेरिका से फिर एशिया की तरफ भी ये ट्रेड बढ़ा, क्योंकि अब क्या हो रहा था, ये जो ट्रेड, यहाँ से जो ट्रेड सरप्लस हो रहा था,
इससे जो ट्रेड में सरप्लस, ट्रेड सरप्लस का मतलब है अब यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होने के बाद धीरे धीरे और आगे भी बढ़ रही थी, तो इनका जो ट्रेड सरप्लस था उससे और स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज बनी, नई नई स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज ने अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने शुरू किए, जैसे एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ भी आएंगे अब बहुत सारे ब्रिटिश, ठीक है। इससे जो वेल्थ जनरेट हो रही है और साथ साथ अपनी कॉलोनीज से जो ये रिसोर्स मटेरियल, जो रॉ मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं, उससे यूरोप में बड़े लेवल पर आर्थिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए। इनमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो था वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी आप कह दें औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो वो हम आगे जाके कुल मिला के आपका जो जब इसी सेक्शन में जो आपको फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा, वो फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो इसी के ऊपर होगा, तो उसको हम वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जिस पे मैं मतलब जिस पूरे थीम पे मैं चल रहा हूं, उस थीम का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेट कर दूं मैं आपको उस चीज से। चलो, तो इसके बाद दो ऐसे डेवलपमेंट हैं जिन्होंने विश्व के इतिहास को बहुत, आप कह दें कि हद तक ऐसा इंपैक्ट किया, बहुत हद तक ऐसा इंपैक्ट किया, जिसकी वजह से ये जो हमारा चैप्टर है इसकी थीम बन रही है, या इसका जो बेसिस है वो बन रहा है। मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम लिया या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम लिया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे बेसिस क्या है, और भी बहुत सारे रीजन हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ बहुत बहुत बेसिक रीजंस थे जिनको अभी आपने डिस्कस करा। जबकि यूरोपियन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या यूरोप की खुद की रिक्वायरमेंट, ये भी तमाम रीजन है जिनको आप उस चैप्टर में पढ़ोगे। तो फिलहाल अभी चूंकि इस पूरे सेक्शन का ओवरव्यू है, आगे के 3 चैप्टर्स का ओवरव्यू है, तो मैंने आपको कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो दुनिया में या विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हैं, या मैं कहूं कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हमें आधुनिकता की तरफ लेके आए, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेके हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेके हो, और चाहे वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को लेके हो, ठीक है। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से मतलब यहां पर है कि जो कॉमन लोग हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, ये राजतंत्र में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करेगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ साथ में पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा, पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा। तो ये पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सहभागिता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजा को जवाबदेह बनाना जनता के लिए, ठीक है, और राज्य के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है जो यूरोप में ऑलरेडी इमर्ज हो चुका था, ये बहुत कन्फाइंड था, बहुत लिमिटेड था, लेकिन अब सिटीजनशिप के कंसेप्ट को बहुत आगे तक लेके जाना और सिटीजनशिप को राइट्स में कन्वर्ट करना, यानी कि सिटीजन है तो कुछ अधिकार भी होने चाहिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ा परिवर्तन बन के निकलेगा यहां पर, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधनों में ऐसी क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे ही क्रांतिकारी जो है वो तकनीकें आ रही हैं, जिन तकनीकों की वजह से प्रोडक्शन जो है वो मैनीफोल्ड हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा, ठीक है। छोटा प्रोडक्शन जो सीमित जगहों से होता है, घर में ही होता है, वो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज तक पहुंचेगा, या आप कह दो कि घर में जो कमर्शियल यूनिट्स काम कर रही थी, ये कमर्शियल यूनिट्स घर से निकलकर इंडस्ट्रीज का रूप ले लेंगी, है ना, और बल्क लेवल में प्रोडक्शन हो जाएगा। इसीलिए उसे हमने क्या कहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात करो तो आगे जाके, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन की मैं बात कर दूं, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चेंज है, आपको भी पता है। उसी के साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से होता हुआ अमेरिका को आज़ाद कराएगा ब्रिटिश क्लचेस से, ठीक है। अमेरिका भी एक कॉलोनी बन गया, आपको भी बहुत अच्छे से पता था, ठीक है। वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसने दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कंसेप्ट दिए, और आज मॉडर्न टाइम पर जो भी आप मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, बंधुत्व के बारे में बात करते हैं, वो आया यही फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्लियर है? तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन सेट हो रहा है, ये कोर्स ऑफ एक्शन आपको किधर लेके जा रहा है? एक तो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की तरफ और दूसरा सोशल पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ।
तो जब मैं कह रहा हूं टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, इट डजंट मीन कि आप सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप सोशल और पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी की बात भी कर रहे हैं, सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। नए मूल्य, नई वैल्यूज, नए कंसेप्ट जो है वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे यहां पे। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक्स जो है वो आउटलाइन कर दी आपकी। अब आप जैसे ही टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन के फर्स्ट चैप्टर पे पहुंचोगे, जो कि आपके 11th क्लास की हिस्ट्री का 9th चैप्टर है कुल मिला के, ठीक है, तो थर्ड लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको बताया जाएगा कि दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, और वो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। दुनिया की पहली औद्योगिक क्रांति जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, वो कहां हुआ, ब्रिटेन में हुआ, और कैसे हुआ ध्यान रखना है। क्या ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या ये औद्योगिक क्रांति भारत में नहीं हो सकती थी? क्या ये औद्योगिक क्रांति चाइना में नहीं हो सकती थी? शायद जब ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं तो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, और आप कह सकते हो कि ऐसा कैसे भाई, भारत की बात कैसे कर सकते हैं हम, भारत में कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का तो कहीं से कहीं तक कुछ लेना देना ही नहीं, तो भारत का ट्रेड जो है इतना भी कमजोर नहीं था, है ना। बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी जो है यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी। अगर ऐसी ही कंडीशन शायद भारत में भी बनी रहती अगले कुछ और शताब्दियों तक, तो वहां पर डेवलपमेंट जो होता वो और अलग लेवल पर हो सकता था। मुगल्स के भी ज़माने में जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो इतनी भी कम नहीं है। ठीक है, तो हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपन इन ब्रिटेन, हम सारी चीज देखेंगे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, दुनिया के बाकी जगहों पर ब्रिटेन के अलावा दुनिया के बाकी जगहों पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले क्यों नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में होने के बाद बाकी जगहों पर स्प्रेड हुआ, वो ठीक है, लेकिन लीड ब्रिटेन ने ही क्यों ली, बाकी जगहों ने क्यों नहीं ली, और बाकी देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो क्यों नहीं हुआ। क्लियर है। फिर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के जो आइडिया हैं, इनको बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या किया, क्वेश्चन करना शुरू किया कि ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो मॉडल है वो ब्रिटेन से दुनिया भर में गया। ठीक है, यानी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली सबसे पहले हो गया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से होने के बाद ये मॉडल जो है वो दूसरे देशों में पहुंचा। ठीक है, अदर कंट्रीज में पहुंचा। तो ये जो कंसेप्ट यहां पे बात करेंगे हम, इस कंसेप्ट में हम देखेंगे कि देखो ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल कहना कि ब्रिटेन के मॉडल को कॉपी किया, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन में हुआ और उसके बाद यूरोप, और यूरोप से बाकी तमाम एशिया के देशों की तरफ वो पहुंचा। लेकिन ऐसी सिचुएशन जरूर हुई कि ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे पहले देखो आपके कॉटन और स्पिनिंग इंडस्ट्रीज जो है उनमें ग्रोथ हो रही है, कोल और आयरन के जो वे ऑफ यूज़ है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के इंडस्ट्रीज जो है वो सेट हुई, और इंडस्ट्रीज सेट होने के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, ये ब्रिटेन में। लेकिन आप दुनिया के बाकी देशों की तरफ भी देखोगे, जैसे अगर हम उदाहरण ले लें रशिया का, ठीक है, तो रशिया में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन वहां पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो आप देख रहे हो कि पहले वहां पर ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्टेशन और रेलवेज वगैरह जो है इस पर पहले उन्होंने काम किया, और इसके बाद फिर फैक्ट्रीज वगैरह जो है वहां पर आना शुरू होंगी। तो ये क्वेश्चन करना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, वो सिर्फ ब्रिटिश आइडिया था और ब्रिटेन का ही मॉडल जो है वो आगे जाके सभी जगह पर इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं, हर जगह पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रही थी, औद्योगिक क्रांति जो हो रही थी, वो अपने अपने हिसाब से हो रही थी। हाँ, प्रेरक या जो कैटलाइजर है भले वो ब्रिटेन रहा हो या वहां से शुरुआत हुई हो, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर जैसे जैसे क्रांति बढ़ेगी वहां पर अपने अपने लोकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्शन की एक्टिविटीज जो है वो बढ़ेंगी, ध्यान रखिएगा। तो ये दो पॉइंट्स आपको लेके जाएंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कैसे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर स्प्रेड कैसे हुआ, अलग अलग जगहों पर, यूरोप से लेके एशिया तक की बात की जाएगी। ठीक है, आगे जाके देखोगे
इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जहां एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं हमारे साथ कुछ समस्याएं भी जनरेट हो रही थी। समस्याएं क्या थी? ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ब्रिटेन। ब्रिटेन जहां एक तरफ आधुनिक होने का दावा करने लगा या आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा, वहीं उसके साथ साथ उसके समाज में कुछ चुनौतियां आई। चुनौतियां क्या थी? उसको जो मानवीय और जो मटेरियलिस्टिक कॉस्ट, कीमत चुकानी पड़ी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। बड़े लेवल पर विलेजेस से, टाउन से हमारे जो लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेबर्स हैं, इनका माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और अर्बन एरिया की तरफ आएंगे ये लोग, जहां पर ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी गई थी और बड़े लेवल पर फैक्ट्रीज के आसपास स्लम एरियाज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, क्राउड बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस क्राउड के बढ़ने की वजह से स्लम्स और बढ़ने शुरू हो गए, डिजीजेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी क्योंकि इनके रहने और काम करने की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा बेकार होती थी। एक्सट्रीम काम करने की कंडीशंस होती थी जिनसे आप लेबर लॉ और इन सब की तो बात ही छोड़ दो, है ना, लेबर वेलफेयर की बात छोड़ दो, है ना। काम करने के घंटे ऐसे हैं जिनको जब आप सुनोगे, हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, काम करने के जो घंटे होते थे वो इतने एक्सट्रीम होते थे कि आपको मतलब दया आ जाएगी देख के। महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी को कामों में लगाया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और उस उत्पादन का फायदा पूंजीपति वर्ग जो है वो कमा सके, ठीक है। तो समाज में असमानता, इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और इस इनइक्वालिटी से गरीब और अमीर के बीच का अंतर भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। रिच और पुअर, ठीक है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, या कहूँ मैं रिच, हाई क्लास और लो क्लास, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और फिर मजबूर होकर ब्रिटेन के राजा को या ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे सुधारों को लागू करना पड़ेगा। और इन्हीं सुधारों से जब ब्रिटेन गुजरेगा, आज ब्रिटेन या यूरोप की बात करें हम, जो सबसे ज़्यादा मानवीय अधिकारों की बातें कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा समानता की बातें करें, एक स्वच्छंद समाज की बातें करें, एक समय था यही जब उनके कड़वे अनुभव हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्हीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, सबसे ज़्यादा अपने फैक्ट्रीज़ में इन्हीं लोगों का खून और पसीना बहाया। तो ये थीम 9 जो होगी आपकी, वो पूरी तरीके से आपको इसी चीज़ से अवगत कराएगी। यानी चैप्टर 9 में पूरी तरीके से मैं यही चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। एक एक चीज़ डिस्कस होने वाली है, कैसे जेम्स वॉट का इंजन जो है वो आपको आपके रेलवेज और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको थ्रस्ट देने वाला है, कैसे वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप होने वाली, कैसे वहाँ पर आयरन इंडस्ट्री और कोल इंडस्ट्री डेवलप होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सोशल चेंजेस जो हो रहे हैं, माइग्रेशन जो हो रहा है लोगों का, और उनकी जो डिप्लोरेबल कंडीशन है, दयनीय कंपैशनेट कंडीशन है, वो कंडीशन कैसे बनी और किस तरीके से उनको सुधारा गया, ये सारा कुछ हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 में जब हम बढ़ेंगे तो चैप्टर 10 किसके बारे में बात करेगा कि जो वेस्टर्न कैपिटलाइजेशन है या कैपिटलिज्म है, ठीक है। यहाँ पर आप कैपिटलिज्म भी कह सकते हो, इसको कैपिटलाइजेशन कह दो या कैपिटलिज्म कह दो, बात एक ही है। तो वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म है, ये वेस्टर्न कैपिटलिज्म आगे जाके कैसे मर्केंटलिज्म और इसके बाद इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आगे जाके यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद का जो कंसेप्ट है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो वस्तुएं हैं, हमारी जो कमोडिटीज हैं, जो गुड्स हैं, गुड्स और कमोडिटीज हैं, इनका कमर्शियलाइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट एक्टिविटीज चलें, प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट एक्टिविटीज चलें, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए, ठीक है, गेन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए जिनकी डिमांड ज़्यादा है। क्लियर है? कैपिटलिज्म का मतलब तो यही था कुल मिला के, है ना। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पर किनका हक होना चाहिए? पूंजीपतियों का हक होना चाहिए। उत्पादन भी उन्हीं चीज़ों का होना चाहिए जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पूंजी के चारों ओर सब कुछ घूमने लगा और नया नया व्यापारी वर्ग जो है ना, हमारी जो ट्रेडिंग क्लास है, ये और आगे बढ़ने लगी। और अब हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम कह दो आप, पॉलिटिकल सिस्टम के एक्सपांशन का भी एक तरीका क्या हो गया? ट्रेड हो गया, कॉलोनी बनाना, कॉलोनी बनाने के बाद वहां पर
के जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करना, उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना, प्रोसेस करना, फिर उसी कॉलोनी को रॉ मटेरियल के सप्लायर के साथ साथ मार्केट बनाना, बाजार बनाना जहां पर फिनिश गुड्स को डंप किया जा सके। ये वाली प्रक्रिया जो है वो चली और यहां से बाकी जगहों पर भी इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बढ़ा। ये इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिस्टम अब जब बढ़ रहा था तो कहां पर बढ़ रहा था? एशिया की तरफ बढ़ेगा। आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में एशिया के कुछ देश हैं जैसे जापान वगैरह, यहां पर यही पूंजीवाद शुरू होगा। और जापान का ये जो कैपिटलिज्म है, ये पूंजीवाद है, इसमें जापान आप देखोगे कि किस तरीके से परिवर्तन लेके आ रहा है। ठीक है, अपने यहां नए नए इंडस्ट्रीज को, नए नए जो कमर्शियल वेंचर्स हैं, इनको जापानीज जो मोनार्क थे उन्होंने सैंक्शन करा और वो परिवर्तनों को पहले भाप गए कि ये परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद अगर थोड़ी देर के लिए बात करें कि यही परिवर्तन अगर आपके भारत जैसे देशों में हो जाते, भारत में ही हो जाते, वहाँ का राजतंत्र इस दूरगामी इसके परिणाम को समझ लेता, इसका जो डिस्टेंट लॉन्ग टर्म विजन जो है इसके पीछे का देखता और इन चीज़ों को सैंक्शन करता, तो शायद थोड़ी बहुत और परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती थी या बदल सकती थी, मतलब इसके विपरीत हो सकती थी जो आज है। क्लियर है? जापान ने उसी कैपिटलिज्म को फॉलो करते हुए ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, बल्कि इसने क्या किया, आगे जाके कुछ कॉलोनीज वगैरह भी एस्टैब्लिश करी। जापान ही नहीं, जापान के साथ साथ हमारा जो यूरोप है, ये पश्चिम देश जो है, इसने कई देशों में अपने कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और विशेषतः तीसरा जो विश्व है, थर्ड वर्ल्ड, अमेरिका की बात कर लें और इंडिया की बात कर लें, ठीक है, यहाँ पर जैसी कॉलोनीज स्थापित होती जाएंगी तो कॉलोनीज में आपको पता है क्या हुआ, किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ। अमेरिका की कहानी आपने पूरी पढ़ी है पिछले चैप्टर में, है ना, और उससे आपको अंदाज़ा लग गया कि ऐसा ही बर्ताव बाकी देशों के साथ भी हुआ। इस तरह से वो लोग उपनिवेश या कॉलोनी बनते गए। लेकिन जिन जगहों पर कॉलोनीज बन रही थी उन्होंने रिटेलिएशन भी किया। उन्होंने जो इसका आप कह दें कि एक तरीके से क्या कहेंगे उसको, रिटेलिएशन एक वर्ड मुझे बहुत प्रॉपर वर्ड लग रहा है कि रिटेलिएशन किया। ठीक है, विरोध किया कह सकते हो, हिंदी अगर बोलना चाहें तो विरोध किया। ठीक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ने क्या किया, चैलेंज किया। और किस तरीके से विरोध किया, कैसे रिटेलिएशन किया, राष्ट्रीयता की भावना के द्वारा रिटेलिएशन किया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि समस्याएं क्या है और अगर इन फॉरेन पावर्स को हमें हटाना है तो हमें क्या करना होगा, अपने राष्ट्र को और थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा, अपनी पावर को थोड़ा सा और रीगेन करना होगा और इनके अगेंस्ट विद्रोह करना होगा। अलग अलग देशों में आप देखोगे कि अलग अलग तरीके के नेशनल मूवमेंट्स चलेंगे। भारत की कहानी आपको पता ही है। ठीक है, सो नेशनल मूवमेंट्स बिलीव दैट पॉलिटिकल पावर शुड रेस्ट विद द पीपल। ठीक है, नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो बढ़ेगा, इस नेशनलिज्म के कंसेप्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ दूसरी अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को आगे बढ़ा के लेके जा रही, इंडिपेंडेंस के, फ्रीडम के कंसेप्ट को आगे बढ़ा के लेके जा रही। तो जब ये कंसेप्ट दुनिया भर में स्प्रेड हुए अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो वहां से क्या हुआ, लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना जो है वो और जोर पकड़ने लग गई। नेशनलिज्म का मतलब होता था कि एक ऐसी संकल्पना, एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें व्यक्ति विशेष को तरजीह दी जाए, जिसमें व्यक्ति विशेष जो हो वो राज्य के भविष्य निर्माता, फ्यूचर मेकर की तरह हो। ठीक है ना, सिटीजन रेस्ट विद द पावर शुड रेस्ट विद द पीपल, यानी शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास में होनी चाहिए, लोगों के पास में होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के तौर पर उभर कर आएगा। देखिए, सिविक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म में भी क्या हमने बात करी कि नेशनलिज्म जो होगा वो कैसा स्प्रेड होगा, वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा और सिटीजन्स इसमें, पीपल्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाएंगे। तो वहीं से निकल के आ रहा है सिविक नेशनलिज्म, मींस नेशनलिज्म रिलेटेड विद द सिटीजनशिप, नेशनलिज्म रिलेटेड विद द सिटीजनशिप। ओके, सो अब ये है क्या, नेशनलिज्म रिलेटेड विद द सिटीजनशिप, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनलिज्म ये माना गया
कि जिस भी पर्टिकुलर टेरिटरी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए दिस इज अ पर्टिकुलर टेरिटरी ए, इस टेरिटरी ए में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, दे बिलोंग्स टू दिस नेशन, दे बिलोंग्स टू दिस नेशन, ये लोग इसी क्षेत्र विशेष को बिलोंग करते हैं। इनकी पहचान, इनकी आइडेंटिटी जो है पर्सनल लेवल पर कुछ भी हो, व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी हो, ओके, दे विल बी आइडेंटिफाइड टू देयर टेरिटरी और ऑन द नेम ऑफ देयर टेरिटरी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी। क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने वाले जो सिटीजन्स हो सकते हैं, दे कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, जैसे भारत देश की बात कर लें, अलग अलग एथनिक ओरिजिन के हो सकते हैं, ठीक है, इनकी जो मूल उत्पत्ति है वो अलग अलग जगह से हो सकती है, ये अलग अलग धर्म फॉलो करने वाले हो सकते हैं, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं, लेकिन उन सब के, इन सारी आइडेंटिटीज के बावजूद भी इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होगी, पर्सनल आइडेंटिटी, वो होगी दे बिलोंग्स टू सेम नेशन। तो ये सिविक नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट होगा, ठीक है, ये सभी लोगों में या सभी जगहों पर धीरे धीरे फ्लॉरिश होता जाएगा। कुछ ऐसे भी देश होंगे जो शुरुआत में एथनिसिटी के हिसाब से भी काम करेंगे, जैसे आप देखोगे दुनिया में हुए भी हैं बहुत सारे ऐसे देश, और इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम भी उठानी पड़ी। जैसे मान लो बात करूं, मैं जर्मनी की बात कर लूं, ठीक है, तो जर्मनी में जो आर्यंस का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, कि भाई हिटलर ने जो है वो आर्यंस को कहा कि सुपीरियर रेस हैं, यही लोग जो है रहने चाहिए, बाकी कोई रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग एथनिक की भी बात करेंगे आगे जाके, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ठीक है, उन्हें उनके डिवास्टेशन के तौर पर। लेकिन आगे जाकर आज अगर आप बात करोगे आधुनिक तौर पर, मॉडर्न टाइम पे, तो आधुनिक तौर पर लगभग सभी राष्ट्र जो हैं वो इसी सिविक नेशनलिज्म के कंसेप्ट पर चलते हैं, सिविक नेशनलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसमें राष्ट्रीयता और नागरिकता जो है वो साथ साथ चलती हैं, ठीक है, या कोई भी नागरिक जो होता है वो अपने आप को उसी नेशन से जोड़ता है जिस नेशन का वो रेसिडेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, थीम 11 में हम क्या पढ़ेंगे, तो थीम 11 में हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में आधुनिकता का सफर भी आगे की तरफ बढ़ता रहा। यानी जिन जिन जगहों पर औद्योगिकीकरण बढ़ा, औद्योगिकीकरण पहुंचा, उन जगहों पर आधुनिकता भी पहुंचती चली गई। यानी मॉडर्न सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम्स हैं, वे ऑफ लाइफ है, ये वहां पर धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग सोसाइटीज, डिफरेंट सोसाइटीज जो हैं, उन लोगों ने इसी मॉडर्न या मॉडर्नाइजेशन को अपने अलग ही रूप में अडॉप्ट किया। आधुनिक तो हुए, लेकिन आधुनिक होने के साथ इनकी आधुनिकता की परिभाषा अलग थी। इनके आधुनिक होने का मतलब ये नहीं था कि यूरोप को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, यूरोप को ब्लाइंडली आंख बंद करके फॉलो कर लेना इनके लिए नहीं था। इन्होंने अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाई, इन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई, और ये चीज इनको अलग करती है, ये चीज इनको स्पेशल बनाती है। यहां पर हमें दो देशों का जिक्र मिलेगा ऐसा, ठीक है, जापान, और यहां पे जापान नहीं, चाइना होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर दो ऐसे देशों का जिक्र मिलेगा। थीम 11 में हम पढ़ेंगे कि जापान और चाइना ने किस तरीके से अपनी संस्कृति को बचा के रखते हुए और इस मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़े। इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हम अपना ग्रेड 12 में जब पहुंच जाएंगे तो वो पढ़ेंगे ही, ठीक है। जापान की बात आप करोगे तो देखो ये एक ऐसा रहा इसके साथ सफर कि इन्होंने समय से पहले ही सारी चीजों को समझ लिया और मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने का फायदा ये हुआ कि ये लोग कॉलोनाइज नहीं हुए, ब्रिटिशर्स की जो प्लानिंग है उसको समझ गए, ठीक है, और समझने की वजह से ये लोग कॉलोनाइज नहीं हुए, ठीक है। ये यूरोपियंस की कॉलोनी नहीं बन पाए, और जब ये कॉलोनी नहीं बने तो इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी और एम्पल टाइम मिल गया, पर्याप्त समय मिल गया। आप देखेंगे कि यूरोप में
जापान जो है वो मतलब यूरोप की तुलना में जापान, ऐसा कहें, यूरोप की तुलना में जापान कम एडवांस नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगभग जापान इक्वलिटी में है, ठीक है। और आगे जाके आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का जो जापान का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, जापान का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, ये आपको क्या लगता है कि कोई भी देश, इतना छोटा देश जहाँ कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, ऐसा भी देश इतने बड़े परमाणु हमले के बाद भी अपनी इकोनॉमी को आगे बहुत तेज़ी से ले गया? तो क्या ये साधारण चीज़ थी? इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे रीज़न यही था कि इन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले ही अचीव कर लिया था। अब उन्हें क्या करना था? उसी में रिफॉर्म्स करने थे और उसको आगे बढ़ाना था, है ना। अगर कहीं जापान भारत जैसे सिचुएशन में होता, कई सालों की गुलामी की वजह से उसके रिसोर्सेज ड्रेन हो गए होते, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन होती, उसके बाद उनको देश बनाना होता, तो शायद वो भी आज संघर्ष कर रहे होते बहुत ज़्यादा। 1910 में जापान में प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था। 1910 में जापान में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, या मैं कहूँ जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। ट्यूशन फी नहीं पे करनी पड़ती थी लोगों को वहाँ पे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शिक्षा के क्षेत्र में जापान ने कितनी प्रगति कर ली होगी कि वहाँ पर एटलीस्ट प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त किया जा चुका था। समझ रहे हैं आप? आज भारत जैसे देश पिछले कुछ सालों में अभी ये सिचुएशन कर पा रहे हैं कि चलो 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही था कि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, और वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो था वो आधुनिकीकरण का था या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का था जापान में। आप देखेंगे जापान के साथ साथ हम चाइना की भी कहानी, तो चाइना की कहानी में आप देखोगे कि चाइना जो है वो तो कॉलोनाइज हो पाया, कॉलोनाइज होना पड़ा, उसको कह दो। जापान, अमेरिका, तमाम देश हैं जिनकी नज़र चाइना पे थी, है ना। तो चाइना कॉलोनाइज रहा, लेकिन जैसे जैसे चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़नी शुरू करेगी, है ना, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं, लेकिन आप कह दो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट तो बहुत बाद में बनेगी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जैसे जैसे चाइना में ग्रो करना शुरू करेगी, वैसे वैसे पीजेंट रिवॉल्ट या स्थानीय किसान विद्रोह होने शुरू हो जाएंगे। स्थानीय जब किसान विद्रोह होने शुरू हो जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक मेन स्ट्रीम में आएगी वहाँ पर, और धीरे से जो एक पुरानी लॉर्ड बेस्ड गवर्नमेंट थी, जो एलीट क्लास गवर्नमेंट थी, जिसमें एलीट क्लास ज़्यादा होती थी चाइना की, उस एलीट क्लास गवर्नमेंट को रिप्लेस करके चाइना जो है वो अपने कम्युनिस्ट मॉडल की गवर्नमेंट को लेके आएगा। आज दुनिया में जितने भी परिवर्तन हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन इन्हीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। ये जो चैप्टर आपका शुरू होने वाला है, इस चैप्टर में आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हो, ठीक है। और ये आपके वर्ल्ड जो नॉलेज है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एक पर्सपेक्टिव है, उसमें बहुत कुछ नॉलेज को ऐड करेगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स को ऐड करेगा, और ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के बेस को भी क्लियर करेगा, साथ साथ आगे इंडियन हिस्ट्री को भी समझने में आपको हेल्प करेगा। तो ये लास्ट चैप्टर का मैंने एक तरीके से पूरा ओवरव्यू दे दिया। आपके 11th क्लास के हम लास्ट चैप्टर पे हैं, है ना, लास्ट सेक्शन कह दें। लास्ट सेक्शन के बाद अब आप 9th, 10th, 11th जो है वो ये चैप्टर जैसे ही कवर करेंगे, है ना, इसके बाद 9th करेंगे हम, फिर 10th करेंगे, फिर 11th करेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप ये 3 चैप्टर शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे तो आपका पूरा 11th का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका होगा। और आपको सारे वीडियोज़ जो है ये अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, magnetbrains.com सर्च करें, और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपको क्लास वाइज इस तरीके की टैब्स दिख रही हैं, या आपको इस तरीके से क्लास वाइज लिस्ट दिख रही है। इस लिस्ट में जिस भी क्लास के वीडियो को फाइंड आउट करना है, आपको 11th क्लास के वीडियो को फाइंड आउट करना है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आपको फैकल्टीज़ की लिस्ट दिख जाएगी, बहुत सारे फैकल्टी मेम्बर्स की लिस्ट दिख जाएगी, और इस फैकल्टी मेम्बर की लिस्ट को आप स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे कि आपको आगे 11th हिस्ट्री का डिटेल मिलेगा। इस 11th हिस्ट्री की डिटेल में आगे आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़ जो है वो पूरे अरेंज किए गए हैं। जिस भी सेक्शन, चैप्टर, टॉपिक को आपको देखना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो आगे प्ले होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से वो पर्टिकुलर टॉपिक आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके काम को और कंफर्टेबल बनाने के लिए, आपके काम को और आसान बनाने के लिए हमने वेबसाइट्स में उनको बहुत बेहतर तरीके से अरेंज कर रखा है, ताकि आपको ढूंढने में बिल्कुल भी ट्रबल ना हो।
तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।